हेलो दोस्तों, वेलकम। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ लेकर आ रहा हूं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बनाई गई है, जिसमें आपको पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। हर एक वीडियो में आपके लिए 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्न भी होंगे। इस तरह से मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए वरदान है। आप इन वीडियोस को अच्छे से देखना, आपकी तैयारी में डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर्ड होंगे। और ये वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। आप अपना फीडबैक, अपनी टिप्पणी ज़रूर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया है। ग्राफ से px के शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। देखो, हमें क्या देखना होता है इसमें, सबसे पहले तो x अक्ष देखना होता है। ये x अक्ष है और फिर देखो ग्राफ, तो ये है ग्राफ यहाँ पर। तो शून्यकों की संख्या होती है कि ग्राफ जितनी बार x अक्ष को या तो टच करता है या काटता है। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ ने x अक्ष को केवल एक बार यहाँ पर टच किया है, तो शून्यकों की संख्या इसमें 1 है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ग्राफ इस तरह से होता, तो आप देख सकते हैं अब इस ग्राफ ने इस x अक्ष को कितनी बार काटा है, एक इधर, एक इधर और एक इधर, यानी 3 बार। तो इस अवस्था में शून्य 3 हो जाते। खैर, हमारे पास जो अभी ग्राफ है, इसने x अक्ष को केवल एक बार टच किया है, तो शून्यों की संख्या 1 है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इस तरह से पहला क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, k का मान जिसके लिए युग्म, ये हमारे पास समीकरण दी है, इसके अपरिमित हल हैं। तो यहाँ पर पहले तो समीकरणों को सही प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। तो समीकरण है, पहला समीकरण ये है, इसमें अगर हम y को इधर लेके आते हैं तो -y = 2। दूसरा समीकरण है 6x = 2y + 3, तो ये हो जाएगा 6x - 2y = 3। यहाँ पर ये दो इक्वेशंस हैं। अब अपरिमित हल की अवस्था में क्या होता है, अपरिमित हल की अवस्था में जो इनके गुणांक हैं, तो यहाँ पर a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये बराबर होता है c1/c2 के। यानी इनके गुणांक जो है वो समानुपात में होते हैं। उनका जो अनुपात है वो एक बराबर होता है ना। मैं अभी आपको बताऊंगा a1 a2 ये सब क्या है। लेकिन ध्यान रखना, अपरिमित हल की अवस्था में ये हमारे पास ये कंडीशन होती है, ठीक है, ये उसकी एक शर्त होती है। अब देखो a b c यहाँ पर क्या है, तो x का जो गुणांक है वो a होता है, y का गुणांक b होता है और ये अचर पद c होता है। तो पहली समीकरण में 1 ले लेंगे, तो देखो a1/a2 यहाँ पर क्या है, तो x के साथ वाला यहाँ पर जो है पहले समीकरण में ये है और दूसरे समीकरण में x के साथ 6 है, बराबर। अब y का गुणांक पहले समीकरण में -1 है और दूसरे समीकरण में -2 है और जो अचर पद है वो है 2/3। अब देखो, ये हमारे पास जब अवस्था होती है उस केस में हमारे पास अपरिमित हल होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बराबर नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर k/6 = 1/2 और यहाँ पर ये 2/3 हो रहा है। आप देख रहे हैं, देखो आप बात को समझिए, यहाँ पर ये तो आ रहा है हाफ और ये आ रहा है 2/3, जबकि जब हमारे पास अपरिमित हल होते हैं तो ये दोनों एक जैसे आने चाहिए। तो k तक तो बात पहुँची भी नहीं। अगर ये दोनों एक जैसे होते तो फिर हम k का मान ज्ञात करते और k का मान तब आ जाता, हमारा जो भी आता है ना, उसको हम हल कर लेते। लेकिन अभी तो उसको हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये अपरिमित हल तो हो ही नहीं रहा है। ये सिचुएशन आ रही है, यानी बराबर नहीं है। और जब ये सिचुएशन होती है तो इसको हम कहते हैं कि कोई हल नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअल में कोई हल नहीं वाली सिचुएशन है।
तो बेसिकली ये समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया है कि इसके अपरिमित हल है, तो हम ये कहेंगे परिभाषित नहीं। तो जब भी हमारे पास ऐसी परिस्थितियां होती हैं, इसका इस तरह से आंसर होता है। मान लो कि अगर इसमें क्वेश्चन ये होता कि इसका कोई हल नहीं है, यहीं पे लिखा होता कि कोई हल नहीं, तो उस केस में फिर हम क्या करते, हम ये करते, फिर हम ये करते और सब कुछ सही चलता, मतलब ये इसके बराबर नहीं है और वो हमें यही चाहिए होता है। और इस केस में हम k/6 बराबर 1/2 कर लेते और k हमारा 3 आ जाता उस केस में। लेकिन अभी जो है सिचुएशन हमारी इस तरह से है, तो ये बराबर होना चाहिए लेकिन है नहीं, तो इसीलिए ये है परिभाषित नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि p-1, p+1 और 2p+3 AP में है तो p का मान क्या है। देखो माय डियर, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है कि 3 पद आपके पास दिए हैं कि ABC अगर AP में है, तो हमें क्या करना होता है, दूसरे में से पहला वाला माइनस करो, बराबर करके तीसरे में से दूसरा वाला माइनस करो। उसका कारण ये है कि AP में, और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखो AP की कंडीशन ही यही होती है। AP आपको पता है ना कि इनमें अंतर एक जैसा होता है, जैसे 1 है, फिर है 3, फिर 5, ये AP है क्योंकि इनमें 2-2 का अंतर है। तो इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो भी 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 2 आएगा, तभी तो ये AP है। यही सिचुएशन यहाँ पर हमारे पास होती है, तो ये है कंडीशन। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है p-1, p+1 एंड 2p+3। ये किस में है, AP में है। तो क्या होगा, इसीलिए अब दूसरे वाले में से पहला वाला घटाओ, यानी p+1 माइनस p-1 बराबर, और तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटाओ, यानी 2p+3 माइनस p+1। समझ गए ना। अच्छा, अब ये हो जाएगा p+1 माइनस p+1 बराबर 2p+3 माइनस p-1। यहाँ p से p कट गया और ये एक और एक 2 आ गया। 2p में से 1 p गया तो 1 p बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, और 2 इधर आएगा माइनस होके 0 हो जाएगा, तो p बराबर 0 है और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन, यानी ऑप्शन C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु A 3, 6 है और बिंदु B -12, -3 है को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो एक रेखाखंड है, और या हम ये कहें कि एक रेखाखंड इस तरह से है, यहाँ पर एक बिंदु ये A है जो कि 3, 6 है, और दूसरा बिंदु है B, ये है -12, -3, और x अक्ष ये जा रहा है, x अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, यह प्रश्न है। तो माय डियर, आप एक बात ध्यान रखना कि x अक्ष पर y 0 होता है, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हल करने का। y 0 होता है x अक्ष पर, तो यहाँ पर जो ये काट रहा है, इसमें हमें x का तो पता नहीं कि x कितना है, पर ये तो हम पक्का पता है हमें कि y 0 है। और विभाजन, जब हम कोई भी किसी को जब हम विभाजित करते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो y का, देखो x का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ऐसे ही दोनों के एक जैसे होते हैं। x होता है, अगर हम m के रूप में लिखें तो ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि x नहीं है, तो हम इसे नहीं रखेंगे, केवल y रखेंगे, और हमें ज्ञात करना है m1 अनुपात m2। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं y क्या है, y तो 0 है, m1 हमें ज्ञात करना है। और ध्यान रखना
ये है x1 y1 जो a है पहला वाला, और जो b है ये x2 y2 है, इसका ध्यान रखना। तो पहला वाला x1 y1 लेंगे, दूसरा वाला x2 y2 लेंगे। खैर, फॉर्मूले में पहले y2 है यानी -3 है प्लस m2, और y1 है 6, आप देख रहे हैं ना, बटे m1 प्लस m2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर आके ये हो जाएगा -3m1 प्लस 6m2। अब यहाँ पर -3m1 इधर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 3m1 बराबर 6m2। m1 ये m2 को हम नीचे लेके जाएंगे और यहाँ 3 को हम नीचे लेके जाएंगे, तो ये कट के 2/1 आ गया, यानी m1 अनुपात m2 है 2:1, एंड ऑप्शन डी करेक्ट है। ध्यान रखना, आपने अगर हो सकता है कि आपने फॉर्मूला ये वाला देखा हो कि y = k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, बात एक ही है। अगर आप इसको इस तरह से करते तो k आ जाता 2/1 और आंसर वही होता 2:1 हमारा। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, बात एक ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई आकृति में PQ एक स्पर्श रेखा है। तो PQ एक स्पर्श रेखा है, आप देख सकते हैं। यह है 95 अंश, और हमें बताना है कि यहाँ पर ये कोण क्या है। ये वाला कोण हमें बताना है। देखो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसका कारण ये है कि ये पूरा कोण ये होता है 90 अंश, क्योंकि स्पर्श रेखा केंद्र से जाने वाली जो ये त्रिज्या होती है इस पर 90 डिग्री बनाती है। तो एंगल OBQ ये 90 डिग्री है हमारे पास। ये समझो कि ये दिया ही है, गिवन है। तो अब सोचो, कहीं से अगर ये वाला एंगल हमें मिल गया, समझ रहे हैं ना, ये वाला एंगल हमें मिल गया, तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे, ये बचा हुआ एंगल मिल जाएगा। अब मेन क्वेश्चन है कि ये वाला एंगल कैसे मिले, और ये मुश्किल नहीं है। कैसे? देखो माय डियर, ट्रायंगल AOB में, इस ट्रायंगल में देखो, इस त्रिभुज में देखो, यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, तो OA बराबर OB है। इसीलिए कोण OAB और कोण OBA दोनों ही बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, है ना। यानी जो कोण ये है वही कोण ये होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो गया। अच्छा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यानी यहाँ पर देखो, अगर मैं त्रिभुज इसकी बात करूँ, पूरे इसी त्रिभुज की बात करूँ, तो यहाँ पर ये जो कोण है, एक तो है 95 अंश, यानी एक तो एंगल AOB है यानी 95 वाला, दूसरा एंगल OAB है, और तीसरा एंगल OBA है। इन तीनों को प्लस करके 180 अंश आता है। अब ये है 95 अंश, है ना। कोण OAB, इसको भी मैं कोण OBA लिख देता हूँ क्योंकि मुझे वो तो चाहिए और दोनों बराबर हैं। तो ये हो गया, एंड कोण OBA एज इट इज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे ट्वाइस एंगल OBA इज इक्वल टू क्या होगा, 95 उस तरफ चला जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा 95, और ये आ जाएगा 85। तो यहाँ पर कोण OBA क्या होगा, 2 से हम भाग देंगे इसमें, तो ये आएगा 42.5। ये हमारा ये वाला कोण आ गया है, इधर वाला। समझे ना आप? बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, इसको आराम से तसल्ली से इसको देखो। ये, और जो अब हमें ज्ञात करना है एंगल ABQ, तो इसको ज्ञात करने के लिए सिंपली 90 से माइनस कर देंगे। 90 - 42.5 और ये हो जाएगा
47.5 अंश, और ये हमारा आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं, इसमें ये दो रेखाएं समांतर हैं, एक्स जेड एंड ये बी सी, ये दोनों आपस में समांतर हैं। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? ए जेड 3 है, तो ए जेड ये 3 है, जेड सी 2 है, और बी एम भी 3 है, यहाँ पर ये 3, एंड एम सी ये है 5, और हमें एक्स वाई, देखो वाई यहाँ पर ये है, ठीक है ना, ये वाई है ये, तो हमें ये फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर ज्ञात हम कर सकते हैं। पहले देखो यहाँ पे हम एक्स जेड पहले पूरा ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आराम से ज्ञात हो जाएगा। फिर वाई जेड ज्ञात करेंगे, ये आराम से ज्ञात हो जाएगा। और पहले देखो एक्स जेड हम ज्ञात करेंगे, फिर वाई जेड ज्ञात करेंगे, उनको माइनस कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ऐसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब ये कैसे ज्ञात हो, तो देखो सबसे पहले फोकस करेंगे इसमें जो त्रिभुज है ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी में, इसमें देखो आप यहाँ पर चूंकि वाई जेड समांतर है एम सी के, देखो अगर एक्स जेड समांतर है एम सी के तो वाई जे भी समांतर है ना, ये तो समांतर हैं ये दोनों आपस में। क्योंकि ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो उससे क्या होगा कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, संगत कोण। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, अगेन संगत कोण। और इस वजह से क्या होगा, देखो दो कोण जब किसी दो त्रिभुजों के बराबर हो जाते हैं तो आपस में वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ए वाई जेड, देखो ए वाई जेड कौन सा त्रिभुज है, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम सी के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपात में होती हैं, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होगा। ठीक है, अब किस तरह से हम लगाएंगे ये प्रॉपर्टी देखो। छोटे वाले त्रिभुज में जो ये भुजा है ए जेड, बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा ए जेड बड़े ए सी, ये बराबर होगा छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा यानी वाई जेड बटे बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा यानी एम सी। तो ये ध्यान रखना आप। ओके, और अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए जेड हमारे पास 3 है, ए सी पूरा कितना है, पूरा ये है 5, ध्यान रखना। वाई जेड तो हमें ज्ञात करना है, एंड ये है, ये भी 5 है एम सी। 5 से 5 कट के आराम से हमें मिल गया है वाई जेड बराबर 3, ये आ चुका है। और अब फोकस करो त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो, इसमें जो एक्स जेड है ये समांतर है बी सी के, बिल्कुल है समांतर। आप देख सकते हैं एक्स जेड यानी जो ये भुजा है ये समांतर है इस भुजा के। ठीक है, तो फिर वही सिचुएशन है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, और ये कोण और ये कोण तो बराबर हैं ही। तो ये फिर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए एक्स जेड ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, तो उनके भुजाएं एक अनुपात में होंगी। फिर से हम वही लेंगे कि त्रिभुज ए एक्स जेड की ये भुजा यानी ए जेड बटे बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा ए सी, ये बराबर होगा छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा यानी एक्स जेड और बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा यानी बी सी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 3/5 बराबर एक्स जेड तो हमें निकालना है, बटे ये पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये 3
प्लस 5 8 है ये पूरा, है ना। 3 तो ये है BM और MC 5 है, तो टोटल 8 है। तो यहाँ पे XZ ये आ जाएगा क्या, तो 8 या 24/5, पूरा 24/5 आ गया है। तो इसीलिए हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमने XY ज्ञात करना है। तो XY क्या होगा, तो XY होगा पूरा XZ माइनस YZ, यानी 24/5 माइनस YZ है 3, तो ये 5 या 15, ये आ जाएगा 9/5। और अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो ये 1.8 आ जाएगा, और ये आंसर है 1.8 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये है √3। अब ये ज्ञात करने के लिए हम इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये 1 होता है। 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, एंड साइन थीटा कॉस थीटा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 85 और 72 को विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 2 शेष बचता है। तो देखो जब भी इस तरह से हो कि 85 को भाग देने पे तो शेष 1 बच रहा है और 72 को भाग देने पे शेष 2 बच रहा है, तो हम क्या करते हैं, तरीका देखो। तो हम लिखेंगे अभीष्ट संख्या यानी जो हमारी संख्या होगी, हमारा आंसर होगा वो होगा, देखो किसका, HCF। किस का HCF, तो HCF होगा 85 में से 1 को घटाओ और दूसरी है 72 में से 2 को घटाओ। ध्यान रखना ये। तो 85 में से हम 1 को घटाएंगे तो 84 बचेगा, और 72 में से 2 को घटाएंगे 70 बचेगा। अब इनका HCF हमें ज्ञात करना है। तो इनका HCF क्या होता है, तो इनका HCF होता है 14। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि 14 कैसे है, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो 84 है ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, फिर 4 तियां 12 और 12 सत्ते 84, है ना। इस तरह से, यानी देखो 84 हम यहाँ पे HCF निकाल रहे हैं। अगर आपको HCF निकालना आता है तो अभी तक तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा आंसर 14 क्यों है। ये मैं आगे बता रहा हूँ कि अगर आपको HCF निकालना नहीं आता है तो हम कैसे करते हैं। तो 84 है और यहाँ पर इसको हम छोटे छोटे इसके पीस करते हैं, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये हुआ 42, फिर 2 से करेंगे तो ये होगा 21, 3 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे तो 1। ठीक है। तो जो 84 है ये है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7। दूसरा है 70, तो 70 को हम 2 से भाग देंगे तो 35 आएगा, 5 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 से भाग देंगे 1 आएगा। तो यानी 70 है 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसीलिए इनका HCF क्या होगा, तो 84 और 70 का HCF होगा। तो ध्यान रखना HCF में क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, जो कॉमन होता है दोनों में।
तो एक तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 की घात यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 1 है, छोटी वाली घात कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन ले लिया। दूसरा 7 कॉमन है और ये 14 आ गया है और ये हमारा आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं के बीच का आधा अंतर 2 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के दोगुने का योग 13 है। तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। देखो, माना संख्याएं x और y हैं, पहले हम यही लिखेंगे। अब पहली शर्त क्या है? पहली शर्तानुसार पहली शर्त है कि संख्याओं के बीच का आधा अंतर, देखो संख्याओं के बीच का अंतर तो x माइनस वाई हो गया। आधा अंतर की बात करेंगे तो यानी 2 से भाग देना होगा और ये है 2, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा और ये हमारी पहली समीकरण आ चुकी है। अब दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त यह है कि बड़ी संख्या यानी x को हम बड़ी संख्या मानकर चल रहे हैं ना, यहाँ पे चलो लिख देते हैं कि जहाँ x बड़ा है y से, इसलिए हमने x में से y को माइनस किया। हम x को बड़ी मानकर चल रहे हैं, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के दोगुने, तो छोटी संख्या के दोगुने हो गया 2y। x प्लस 2y ये कितना है? 13 है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, दूसरा समीकरण है। अब हमने इन्हें हल करना है। तो हल करने के लिए हम कोई भी विधि अपना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 है ना। अगर हम y को दूसरी ओर लेके जाएं तो x क्या हो जाएगा? y प्लस 4 हो जाएगा। इस मान को हम रखेंगे इसमें, तो x बराबर y प्लस 4 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसमें रखेंगे तो x की जगह पे हमें क्या प्रतिस्थापित करना है? y प्लस 4 और 2y तो उसमें पहले ही है, 13 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा y प्लस 2y हुआ 3y, 4 उधर जाएगा माइनस होके, 13 में से 4 गया 9 और इस प्रकार से y आ जाएगा 3। y 3 आ गया है। अब चूंकि y बराबर क्या है? 3 है और x जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे? y प्लस 4 है, तो y की जगह पे 3 रखेंगे और 4 इनको प्लस करेंगे, 7 आ गया। तो इसीलिए संख्याएं क्या हैं? पहली 7 है और दूसरी 3 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक कमरा बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है। तो फिगर बेसिकली इस तरह से कुछ बनेगा कि नीचे बेलनाकार कमरा समझ लो और उसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है। अब गुंबद की त्रिज्या ध्यान रखना, ये गुंबद की त्रिज्या ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है। तो गुंबद के आधार की त्रिज्या जो है वो बेलनाकार भाग की ऊंचाई की आधी है। तो यहाँ पर गुंबद की जो त्रिज्या होगी वो बेलन की त्रिज्या के भी बराबर होगी। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, तो जो इसकी त्रिज्या है वो गुंबद की भी त्रिज्या होगी, चाहे ऐसे देखो या ऐसे देखो। तो गुंबद की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक गुंबद की त्रिज्या है r और यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई है। तो हम ये लिख लेते हैं कि माना बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या r है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है कि माना बेलनाकार भाग की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है और यही गुंबद की भी त्रिज्या होगी। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो है कि गुंबद की आधार की त्रिज्या बेलनाकार भाग की ऊंचाई की आधी है, तो यानी h बराबर 2r, ये क्वेश्चन में दिया है। ओके, और अब क्वेश्चन में ये दिया है कि कमरे में इतनी हवा है, हवा का मतलब आयतन, तो कुल आयतन क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर कुल आयतन एक तो गुंबद का आयतन है और फिर बेलनाकार भाग का आयतन। अब गुंबद देखो, गुंबद की आकृति है गोलाकार, गोले का आयतन होता है
4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि अर्धगोला है तो आधा हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है, ये कटा ये 2, और यहाँ पर हमने अब आगे क्या करना है देखो, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और ध्यान में यहाँ पे ये रखना कि h 2r है तो h का भी यहाँ पर हमें मान रखना है। तो ये हुआ 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर, और h की जगह पे हमें रखना है 2r। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब। तो आप देख सकते हैं पाई आर क्यूब अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया है, अंदर बचा 2/3 प्लस 2, 2 दूने 3 दूने 6 तो 8। इतना ठीक है, इतना समझ गए आप। और ये जो है ये किसके बराबर है कि कमरे में कुल हवा जो है यानी आयतन ये है। देखो हमने आयतन तो निकाला ये, लेकिन ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है 1408/21। 1408/21 ये क्वेश्चन में दिया है कि आयतन इसके बराबर है। और अब हमें यहाँ पर बस इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 8/3 पाई होता है 22/7 आर क्यूब बराबर 1408/21। यहाँ पर पाई का मान लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पाई बराबर 22/7 क्वेश्चन में है। 7 या 21 से तो 21 कटा, और यहाँ पर आर क्यूब बराबर हो जाएगा 1408/8 गुणा 22। यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो 704 आ जाएगा। ये नीचे 11 से अगर हम इसको काटेंगे तो 11 6 66, 8 से काटेंगे तो 8 8 64। तो आर क्यूब हो गया क्या, आर क्यूब हो गया 8। और आप ये जानते होंगे कि 8 2 का क्यूब होता है, इसीलिए आर हो गया 2। और ये क्या है, सेंटीमीटर या मीटर, मीटर। तो 2 मीटर। और ये हमारा ये क्या है, अभी तक त्रिज्या हमने निकाली है, कमरे की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कमरे की कुल ऊंचाई, तो अगर आप देखें तो कमरे की कुल ऊंचाई में क्या क्या है, ये h और r दोनों है। कमरे की कुल ऊंचाई है h + r, और h तो हमारे पास 2r है, तो 2r + r हो गया यानी 3r। और r क्या है, 2, मतलब 3 एज इट इज़। r है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। और ये हमारा आंसर है, कमरे की कुल ऊंचाई 6 मीटर है। उसमें 2 मीटर ये है, गुंबद 2 मीटर ऊंचा ये है, और 4 मीटर ऊंचा ये बेलनाकार भाग है, इस तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया होगा। और इसी के साथ ये पार्ट फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।